जो अपन ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने वाला जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे थे कि नील की खेती की मांग क्यों बढ़ने लग गई थी, ठीक है ना, वो अपन पढ़ लिया। इसके पश्चात धीरे धीरे यूरोप के अंदर नील की मांग बढ़ने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर नील की खेती करने के तरीके ढूंढने लगी। अब वो नील की खेती करने के तरीके क्या थे वो आज अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती कैसे होती थी, ठीक है। नील की खेती को किस प्रकार से किया जाता था? नील की खेती दो तरीके से होती थी। नील की खेती दो तरीके से होती थी। कैसे कैसे? निज खेती और दूसरी थी रैयत खेती। एक तो बगान मालिक खुद और दूसरे किसानों के द्वारा करवाया जाता था। दोनों में यही फर्क है। निज खेती के अंदर क्या है कि बगान मालिक स्वयं खेती करते थे मजदूरों से काम करवा करके, और रैयत खेती होती थी कि बगान मालिक मजदूरों के रैयतों के साथ अनुबंध करके खेती करवाते थे। ये रैयत खेती कहलाती थी। तो नील की खेती कितने तरीके से होती थी? दो तरीके से होती थी, एक निज खेती और दूसरी रैयत खेती। अब अपन पढ़ते हैं निज खेती क्या है। निज खेती, निज खेती में बगान मालिक खुद, निज खेती में बगान मालिक खुद अपनी जमीन पर क्या करता था? नील का उत्पादन करते थे। ठीक है। निज खेती में बगान मालिक अपनी जमीन पर क्या करते थे? नील का उत्पादन स्वयं करते थे। दूसरा, या वो जमीन खरीद लेते थे, या वो क्या करते थे? जमीन खरीद लेते थे, ठीक है। या फिर क्या करते थे? दूसरे जमींदारों से, या दूसरे जमींदारों से जमीन को किराए पर लेकर मजदूरों से काम करवाकर खेती करते थे, ठीक है। तो ये क्या कहलाती थी? निज खेती का नाम दिया गया, जिसमें बगान मालिक अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या फिर वो जमीन को खरीद लेते थे, या फिर दूसरे जमींदारों की जमीन को किराए पर लेकर के और मजदूरों से काम करवा करके वो क्या करते थे? खेती करते थे, ठीक है। दूसरी है रैयतों के साथ खेती। रैयत खेती, ठीक है। रैयत खेती में क्या होता था? इसमें बगान मालिक जो इस व्यवस्था के अंदर बगान मालिक रैयतों के साथ क्या करते थे? अनुबंध करते थे। इस व्यवस्था में बगान मालिक रैयतों के साथ, रैयत यानी किसान, ठीक है ना, यानी किसानों के साथ
रैयतों के साथ अनुबंध करते थे। अनुबंध करते समय जो किसान अनुबंध पर क्या कर देता था, हस्ताक्षर कर देता था, दस्तखत कर देता था, तो उससे नील उगाने के लिए क्या देना, वो 25% क्या देते थे, कर्जा देते थे। ठीक है ना। जो अनुबंध पर दस्तखत यानी हस्ताक्षर कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए क्या दिया जाता था, कम ब्याज की दर पर कर्जा देते थे। ठीक है। जो किसान, जो रैयत उनके अनुसार, उनके अनुबंध के अनुसार उस पर हस्ताक्षर करके और खेती करने के लिए राजी हो जाते थे, तो वो उनको क्या करते थे, कम ब्याज की दर पर क्या देते थे, कर्जा देते थे। कर्जा देने वाले रैयत को कर्जा लेने वाले रैयत को कम से कम, ठीक है ना, 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। कर्जा लेने वाले रैयत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती। अब देखो, रैयतों के पास चाहे कितनी जमीन हो, उस जमीन का 25% हिस्सा जो होता था, उसके ऊपर क्या है, उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है ना। अब इसके पश्चात वो क्या करते थे कि बागान मालिक उनको बीज और उपकरण भी देते थे। क्या करते थे, बागान मालिक बीज और खेती करने के जो उपकरण मुहैया करवाते। ठीक है, कराते थे। जबकि मिट्टी तैयार करना बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मेदारी काश्तकारों की होती थी। तो ये उनका अनुबंध होता था कि वो किस प्रकार से रैयतों से अनुबंध करते थे। कैसे करते थे कि रैयतों से अनुबंध करने के पश्चात उन रैयतों को अपनी जमीन पर कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करते थे। वो बागान मालिकों को क्या करते थे, बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। और मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, काश्तकारों की होती थी। कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को क्या कर दी जाती थी, सौंप दी जाती थी। कटाई के बाद
फसल जो थी वो किसको दे दी जाती थी? बागान मालिकों को दे दी जाती थी। और रैयतों को फिर क्या मिल जाता था? वापस कर्जा मिल जाता था। रैयतों को फिर कर्जा मिल जाता था। और ये है प्रक्रिया इस प्रकार से क्या है, चलती रहती थी और नील की खेती होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे इस नील की खेती को करने से समस्याएं आने लगी। वो समस्याएं क्या थी? नील की खेती करने की समस्या, कि नील की खेती करने पर क्या क्या समस्याएं आने लगी। ठीक है ना। तो नील जो था वो कहाँ किया जाता था? उपजाऊ जमीन पर उसका उत्पादन किया जाता था। तो पहली थी नील की खेती उपजाऊ जमीन पर की जाती थी। उपजाऊ जमीन पर की जाती थी। बाद में वहाँ पर धान की खेती नहीं होती थी। बाद में वहाँ धान की खेती नहीं होती थी। अब उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? धान का उत्पादन होता है। और धान की खेती, और अंग्रेज जो थे वो किसानों के ऊपर नील की खेती करने का दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उनके क्षेत्र में नील जो कपड़े रंगने के काम में आ रहा था, उसकी मांग बढ़ने के कारण वो भारतीय भूभागों के ऊपर किसानों से और क्या करवाने लगे थे? नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। उन पर दबाव डालने लगे। और वो किसको देख करके नहीं करते थे? क्योंकि वहाँ पर पुनः दोबारा क्या नहीं होती थी? धान की खेती नहीं होने के कारण वो लोग और अपना भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे। तो फिर है दूसरी समस्या थी कि नील की खेती बड़े बड़े भूखंडों पर, नील की खेती बड़े बड़े पर होती थी। ठीक है। ऐसे में बड़े बड़े भूखंडों पे होती थी। जो निज खेती होती थी उसके अंदर जमीन वो क्या लेते थे? किराए पर लेते थे। तो वो जमीन का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक है ना। और या वो जमीन क्या करते थे? खरीदते थे। तो जमीन इतनी खरीदी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर घनी आबादी रहती थी और वो लोग जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो इसलिए उनको क्या है, बड़े बड़े भूखंड नहीं मिल पाते थे। और बड़े बड़े जब खेती करने के लिए भूखंड नहीं मिल पाते थे, तो ऐसे में क्या है, बाड़े के छोटे भूखंडों पर नील की खेती करने में क्या आ रही थी? समस्या आ रही थी। फिर होती थी ऐसे में बाड़े के किराए के बाड़े के छोटे भूखंडों पर नील की खेती करने में समस्या आ रही थी। तीसरी समस्या ये थी कि बड़े बागान मालिक के लिए बहुत सारे मजदूरों की भी क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। बड़े भूखंडों पर खेती करने के लिए बहुत अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। और मजदूरों की आवश्यकता होती थी। जिस समय नील की कटाई होती थी उस समय मजदूर भी क्या है, धान की कटाई में लगे हुए रहते थे, जिसके कारण उनको नील की खेती की कटाई के लिए पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं मिल पाते थे। वो भी एक क्या थी, उनकी समस्या थी। उसी समय धान की कटाई होती थी
उस समय मजदूर क्या थे, उधर लगे हुए रहते थे, धान की कटाई में लगे हुए रहते थे मजदूर, उस समय वहाँ लगे रहते थे। ठीक है, ये भी उनके पास है क्या, पर्याप्त मात्रा में उनको क्या नहीं मिल पाते थे, मजदूर नहीं मिल पाते थे। बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए उनको किनकी आवश्यकता होती थी, हल और बैलों की आवश्यकता भी होती थी, जो क्या है उनको खरीदना पड़ता था, और खरीदना उनके लिए या उनके रख रखाव के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। इसी के साथ क्या था कि बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने के लिए भी क्या थे, हिचकिचाते थे, क्योंकि बागान मालिक जो निज खेती का क्षेत्र फैलाने के लिए क्योंकि वो खेती क्या कई बार किराए पर उनको लेनी पड़ती थी, तो क्षेत्रफल फैलाने के लिए भी वो क्या करते थे, हिचकिचाते थे। नील की पैदावार के लिए कम से कम 25% जमीन निज खेती के अंतर्गत आती थी। रैयतों की खेती के साथ अनुबंध बताया था ना, तो 25% खेती जो थी वो क्या थी, निज खेती के अंतर्गत आती थी। बाकी जमीन जो थी वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। किसानों को सबसे बढ़िया नील की खेती, बढ़िया जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। नील के पौधे की जड़ें बहुत गहराई तक जाती थी। ठीक है ना, समस्या क्या थी, लोग किसानों ने नील की खेती करने क्या कर दी, बंद कर दी। क्यों कर दी, इसलिए कर दी कि नील की पौधे की जड़ें जो थी वो गहराई तक जाती थी। नील के पौधे की जड़ें गहराई तक जाती थी। गहराई तक जाने के कारण वो क्या है, उस जमीन का उपजाऊपन पूरा खींच लेती थी, मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। वहाँ धान की खेती नहीं हो पाती थी, वहाँ धान की खेती नहीं हो पाती थी, इसलिए किसान क्या है, नील की खेती करने के लिए हिचकिचाने लगे। तो अब समझ में आया होगा कि नील की खेती दो तरीके से थी, निज और रैयत, और दूसरी इसके साथ क्या थी, कुछ समस्याएं बनी हुई थी जिनके कारण किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तो इतना आपको समझ में आएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।